Everyone, welcome back to the channel Literates by Ankita. I am Ankita and we all gather here to discuss Indian English literature. So yeah, आज हमने एक कदम और आगे बढ़ा लिया है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए, बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर के लिए। आप लोगों को आज मैं एक बात और बता दूं, हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का एक सीधा सा पर्सपेक्टिव ये भी है कि हम लोगों को नेट का पेपर यानी कि JRF का एग्ज़ाम निकालना है, इन विच नाउ Indian English literature is a very important topic. So we have to know about all the important things which all happened in Indian literature. जो कुछ भी हुआ है इंडियन लिटरेचर में, हिस्ट्री में, एवरीथिंग वी हैव टू नो इम्पॉर्टेंटली. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ इंडियन लिटरेचर को कोर्स में ऐड कर दिया न्यू सिलेबस में, राइट. हमारा आज का टॉपिक है दलित लिटरेचर और दलित कैनन. So what is Dalit canon or Dalit literature? First we'll know that. So Dalit literature is a literature written by Dalit with the consciousness of being Dalit and the which deals with the experience of life as a Dalit. Means इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा एक मतलब है, ये एक ऐसा रिटन लिटरेचर है जिसके अंदर ये कॉन्शियसनेस दी गई है कि आप दलित हो एंड यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग दलित, यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग दलित. सो यू आर राइटिंग ऑल ऑफ योर पेन, योर एक्सपीरियंस और ऐसी चीज़ें जैसे आपको पिछड़ा समाज बोला जाता है तो आपको कैसा लगता है, क्या फीलिंग्स आपने क्या मजबूरियाँ आपने देखी है, किन किन चीज़ों से आपको अलग रखा गया, सोसाइटी से अलग रखा गया, किन किन राइट से आपको निकाला गया. सो ऑल ऑफ द थिंग्स यू नो, यू हैव राइट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड दलित लिटरेचर. ओके, तो हमने एक छोटा सा इंट्रो तो ले ही लिया है. एक और चीज़ हम जान लेते हैं इसके बारे में अभी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. हम अगर किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो वी ऑलवेज should know about the father or the founder, whatever we can call it. Who is the father of Dalit literature? If someone asks you, what will you answer? Definitely you must know that the father of Dalit literature is Anna Bhau Sathe. उन्होंने ही दलित लिटरेचर की शुरुआत की थी. और जो फर्स्ट दलित लिटरेचर की कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1958 में, जिसको ऑर्गेनाइज किया था अन्ना भाऊ साठे ने, राइट. चलो, तो अब हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, विच यू कैन राइट इन योर एग्जाम एज इट इज. ओके, द कैनन ऑफ लिटरेचर रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ वर्क्स ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्फ्लुएंशियल एंड वर्थी ऑफ स्टडी विद इन अ कल्चर और पीरियड. In the context of MEG 10 Master of Arts in English book 1 Unit 1 Understanding, the canon involves exploring its historical development, key components and critical debates. So let's have a look on definition now. The term canon derives from the Greek word canon, that is KANON, right, meaning a rule or measuring stick. इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब हुआ है किसी चीज़ को रूल करना या किसी चीज़ की स्टिक को मेजर करना, ठीक है. और इनिशियली यूज टू डिनोट सेक्रेड टेक्स्ट. द लिटरेरी कैनन includes works considered exclamatory और डिफाइनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर और पीरियड. बेसिकली कैनन का क्या मतलब होता है? कैनन का मतलब होता है जब हमने किसी पर्टिकुलर वर्क को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, दैट इज मीन कैनन, राइट. तो अगर हम किसी कैटेगरी को लेके चल रहे हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन अ कैटेगरी ऑफ दलित, राइट. अगर हम दलित कैनन की बात करें तो हमने दलित लिटरेचर को प्रिजर्व किया है एंड दैट इज नाउ दलित कैनन. ओके, सेकेंड पॉइंट लेके चलते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का, क्योंकि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है हिस्टोरिकल का. Ancient and medieval periods. Early canon included works like Homer's epic and religious texts such as the Bible. Okay, so you all must know about Homer. If you don't know, let me explain who is Homer. Homer was a very important poet. होमर एक ग्रीक पोएट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा माइलस्टोन वर्क लिखे हुए हैं. उन्होंने ट्रॉय के ऊपर भी, एक ट्रोजन वॉर थी उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, जैसे कि इलियाड जो कि उनका बहुत फेमस है, ओडिसी,
बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, तो ही वॉज ग्रीक पोएट, तो उनकी बात की गई है यहाँ पे क्योंकि वो एक एंशियंट पोएट के एग्जाम्पल में यूज़ हुए हैं। अर्ली कैनन इंक्लूडेड वर्क जो कि होमर का है, ठीक है, क्योंकि वो एंशियंट थे और उस टाइम पे इंग्लिश डेवलप हो रही थी। नेक्स्ट इज रेनेसा एंड एनलाइटमेंट। वाई वी आर डिस्कसिंग दीज पॉइंट बिकॉज दीज आर मेंशन इन आवर चैप्टर, सो वी हैव टू डिस्कस रेनेसा पॉइंट, ancient Greek points, so we have to discuss. I know another YouTubers haven't discussed all of these points, but एग्ज़ाम दिए हुए हैं, मुझे पता है क्या पॉइंट कितना इंपॉर्टेंस रखता है, सो वी शुड डिस्कस, आई एम डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस पॉइंट। ओके, सो रेनेसा एंड एनलाइटमेंट, द कैनन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर एंड लेटर वर्क बाय शेक्सपियर, मिल्टन एंड अदर्स। पॉइंट बता रहा है कि जब इंग्लिश का स्टार्टिंग हुआ था, कैनन प्रिजर्व करी गई थी, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? होमर से हो रही है। पहले होमर के जो वर्क थे उनको प्रिजर्व किया गया, देन रेनेसा पीरियड आया, वहाँ पे शेक्सपियर की बात हुई, मिल्टन की बात हुई, उनके वर्क को प्रिजर्व किया गया। देन पॉइंट कम्स टू 19th and 20th century. The canon began to reflect national literature with a focus on British and American writers. तो यहाँ क्या बोल रहा है कि कैनन का स्टार्टिंग क्या होता है नेशनल लिटरेचर में, जब उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन राइटर्स पे फोकस करना स्टार्ट किया। की कंपोनेंट्स ऑफ द कैनन, अब हम जान लेते हैं कि की कंपोनेंट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। लिटरेरी मेरिट, फर्स्ट पॉइंट है, works are often included for their artistic quality and stylistic innovation. Another one is cultural impact. Texts that have significantly influenced society, cultural and thought and deemed colonial. Historical significance. The ability of a work to reflect or shape the period in which it was created. Historical significance क्या बोलता है कि एक वर्क की क्या एबिलिटी हो सकती है, एक वर्क उस टाइम पीरियड को रिफ्लेक्ट कर सकता है एज अ मिरर। वाई? अब देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। बी यू आर अवेयर ऑफ कैरोलिन पीरियड, इफ यू आर और नॉट, आई एम नॉट, आई डोंट नो, बट एज अ लिटरेचर स्टूडेंट यू मस्ट नो व्हाट इज कैरोलिन पीरियड, ठीक है। तो कैरोलिन पीरियड में क्या था? द पीरियड वाज 1625 टू 1660, और उसमें क्या था? उसमें चार्ल्स द फर्स्ट किंग थे, जो कि बहुत ही मनमोजी टाइप के किंग थे, राइट। उन लोगों को बस मस्ती, मजाक और चिल करना, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था उस टाइम के पीरियड के लोगों को। रिलीजन बहुत कम हो गया था और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई थी। तो उस टाइम पे वहाँ पे जो राइटर्स थे, जो वो वर्क कर रहे थे ना, उन वर्क में वो चीज़ एकदम डिट्टो दिखाई देती है। उनके वर्क में वो चीज़ें, जो चिल रहना, ये करना, वो करना, वो सब चीज़ें उनके वर्क में भी है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी पीरियड का वर्क उसका मिरर होता है। अभी हमारे यहाँ पे अगर जैसे कि आजकल बहुत ही थोड़ा लेकिन यस, हिंदू और मुस्लिम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो अगर अभी जो राइटर्स राइट कर रहे होंगे तो दे मस्ट बी राइटिंग ऑन दीज टॉपिक्स, बिकॉज ये बहुत ही हॉट टॉपिक्स है, ये चल रहा है, तो वो लिख रहे हैं उस चीज़ के बारे में, राइट। तो ये चीज़ें जो है, कोई भी वर्क होता है वो उस पीरियड को रिफ्लेक्ट करता है एज अ मिरर। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, मेजर ऑथर्स एंड वर्क्स। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। इंग्लिश लिटरेचर में इंक्लूड्स ऑथर्स लाइक चॉसर, शेक्सपियर, ऑस्टन, डिकेंस एंड वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ। ये जो राइटर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अमेरिकन लिटरेचर, फीचर्स राइटर्स सच एज Hawthorne, Melville, Tevin and Morrison. These are the important writers of American literature. Another fifth, critical debate, inclusively and diversity. Recent criticism has focused on the lack of representation of women, minorities and non-Western author in the traditional canon. देखो, ये एक डिबेट का टॉपिक कैसे, बिकॉज फ्रॉम एंशियंट टाइम हम देख सकते हैं कि जो फीमेल ऑथर्स हैं वो इतनी ज़्यादा ही अस्तित्व में नहीं है, मीन्स दे आर नॉट इन एन आइडेंटिटी। वी कैन सी कि अगर एक वुमेन के बारे में, एक वुमेन के राइट के बारे में भी जो बात हो रही है ना, मेजरली मेन उन चीज़ों के बारे में बोल रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था दलित लिटरेचर के बारे में, कि दलित लिटरेचर को बेटर वो लिख सकता है जो ऑलरेडी दलित है, मीन्स वो जानता है कि उसने अपना क्या एक्सपीरियंस किया, वो जानता है कि उसको कैसे लोगों ने छोटा फील कराया या अनटचेबल फील कराया, या वट एवर द थिंग्स आर प्रेजेंट, राइट।
जो भी चीज़ें थी या जो भी चीज़ें हैं वो खुद बता सकता है, वो जितना खुद से बता सकता है इतना कोई और नहीं बता सकता। सेम हैपेंस इन वुमेन केस। डेफिनेटली वुमेन क्या फील करती हैं, वुमेन को कैसा लगता है, बाउंड्रीज कैसी होती है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो वुमेन बेटर बता सकती है कंपैरिजन मेन के। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे मेन बता रहा है वुमेन की कंडीशन। सो डेफिनेटली वो बायस्ड है, वो थिंक उतनी क्लियर नहीं हो सकती है, वो अपने पर्सपेक्टिव से ही बताएगा जब भी वो बताएगा, लेकिन वुमेन वो बताएगी जो उसका एक्सपीरियंस है, राइट। So changing criteria. The criteria for inclusion in the canon have evolved, emphasizing different genre, forms and cultural context. Canon revision. Scholars and educators regularly debate and revise the canon to reflect contemporary values and diverse perspectives. क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि स्कॉलर्स और एजुकेटर रेगुलरली डिबेट करते हैं पॉइंट्स को लेके, ताकि जो कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट है उसको डाइवर्स किया जा सके। अनदर वन इज मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स। अभी हमने बात किया था हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, जो पास था और जो अलग अलग लिटरेचर थे। अभी हम बात करेंगे मॉडर्न पर्सपेक्टिव को लेकर, राइट। Post-colonial critic challenges the Eurocentric bias of the traditional canon, advocating for the inclusion of post-colonial voices and texts. Next one is feminist addresses the underrepresentation of female author and highlight work of women. Multiculturalism promotes a broader, more inclusive canon that incorporates diverse cultural and ethnic perspectives. All the things I have discussed already. Okay, so another one is 7 point impact on education. The canon shapes cultural curriculum. The canon shapes curricula in schools and university, influencing what is taught and what value in literary studies. हाँ, तो कैनन क्या कर रहा है, कैनन शेप कर रहा है स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में भी, इन्फ्लुएंस कर रहा है, सिखा रहा है कि स्टडीज़ को कैसा होना चाहिए और कितना बेटर हम उसे कर सकते हैं। ऑनगोइंग डिबेट इंश्योर दैट कैनन रिमेन्स डायनामिक एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड एकेडमिक प्रायोरिटीज़। ऑलवेज जब भी चीज़ें चेंज होती हैं या किसी चीज़ में इंस्पायर होकर जो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है वो सोसाइटल नॉर्म्स और एकेडमिक प्रायोरिटीज़ उनको अफेक्ट करती हैं, राइट। 8 Examples of canonical works. क्लासिक एग्जाम्पल है होमर्स द इलियड, शेक्सपियर का हैमलेट एंड मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट. ऑल द वर्क आई हैव डिस्कस्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द पोएट. होमर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, एक इम्पॉर्टेंट पोएट है और उनका इलियड उतना ही इम्पॉर्टेंट है. शेक्सपियर जितने इम्पॉर्टेंट पोएट हैं, इतना ड्रामेटिस्ट हैं, उन्होंने ट्रेजेडीज़ भी काफ़ी लिखी हुई हैं, तो उनका हैमलेट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. जॉन मिल्टन जितने फेमस है उनका पैराडाइज लॉस्ट भी उतना ही फेमस है. या ये कह सकते हैं कि इन वर्क से ही इनको फेम मिली है, राइट. एंड मॉडर्न क्लासिक्स में जेम्स जॉयस का यूलिसेस, टॉनी मॉरिसन का बीलव्ड एंड गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज 100 Years of Solitude, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट वर्क है जितने मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं. Universality. Text and addresses universal theme and emotions are more likely to be considered colonial. Endurance. Works that have withstood the test of time and continue to be read and valued across generation. अभी बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द कैनन. कैनन का इन्फ्लुएंस कैसा रहा है. कल्चरल लेगेसी. द कैनन प्रिजर्व्स एंड ट्रांसमिट्स कल्चरल वैल्यू, नॉर्म्स एंड एरिस्टिक अचीवमेंट. पहला क्या इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है कल्चरल लेगेसी में. कैनन को जब हमने प्रिजर्व किया, उसकी वैल्यूज़ को हमने ट्रांसफ़र किया फॉर नेक्स्ट जनरेशन, और उनकी नॉर्म्स को और उनकी अचीवमेंट्स को, ठीक है. सेकेंड है लिटरली इंस्पिरेशन. colonial works often inspire new generation of writers, contributing to the ongoing development of literature. Intellectual engagement. The canon provides a foundation of scholarly discussion, interpretation and critique. अभी हमने तीनों पॉइंट में बात कर लिया है कि हमें जो हमने प्रिजर्व किया उससे हमें क्या मिले. हमें वैल्यूज़ मिले, हमें अचीवमेंट्स मिली, हमें इंस्पिरेशन मिली, हमें क्रिटिक्स मिले, हमें इंटरप्रिटेशन करने को मिला, ठीक है. हमें काफ़ी चीज़ों से प्रोवाइड हुई है. 11th है ग्लोबलाइजेशन एंड द कैनन. वर्ल्ड लिटरेचर इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन ऑफ नॉन वेस्टर्न लिटरेचर हैज़ लेड टू अ मोर ग्लोबल perspective
of the canon. Another one is translations and accessibility. The availability of translated works has expanded the canon to include diverse voices from अराउंड द वर्ल्ड. इससे क्या हुआ है, एक्सेसिबिलिटी से क्या हुआ है, चीज़ें और ज़्यादा लोगों में आ गई हैं. ठीक है, यानी कि अब देखो हम लोग हिंदी बोल रहे हैं लेकिन कोई और है जो फ्रेंच बोल रहा है, जो जापानीज़ बोल रहा है, जो तेलुगु बोल रहा है, तमिल बोल रहे हैं, कन्नड़ बोल रहे हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस है. तो ट्रांसलेशन ने क्या काम किया, ट्रांसलेशन ने वर्क को उनके सामने भी ला के दिया है ना. वो भी उस वर्क को इंटरप्रेट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो जो वॉइसेस हैं वो वर्ल्ड में घूम रही हैं. टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, 12th पॉइंट. ऑनलाइन रिपोजिटरीज एंड डिजिटल लाइब्रेरीज हैव मेड canonical texts more accessible to global audience. Next is interactive media. The rise of digital storytelling and multimedia format has influenced the way canonical texts are consumed एंड इंटरप्रेटेड. देखो ये पॉइंट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि आजकल हमारे पास में क्या है, हमारे पास ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, ऑडियो बुक्स हैं और विजुअल में हम पीडीएफ्स में भी देख सकते हैं. तो इन चीज़ों ने क्या किया, उन्होंने हमें और ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी दी है वर्क को पढ़ने देखने के लिए, हम जिससे उसको कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, अभी हमने क्या किया है, हमने अभी और वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न कैनन के बारे में भी बात किया. ठीक है, और हम बात कर रहे हैं दलित कैनन के बारे में. इससे क्या हुआ, हमें कैनन के बारे में पता चला, हमें दलित कैनन के बारे में पता कैनन क्या होता है, इससे हमें ये पता चला. तो ये सब सारी चीज़ें आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इट विल गिव एन इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर डेफिनेटली. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं. अभी हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव कैनन के बारे में. द क्रिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कैनन्स दैट रिफ्लेक्ट मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस एंड ऑल्टरनेटिव लिटरेरी ट्रेडिशंस. हर एक कैनन के बारे में बात करने के बाद में हमें क्या पता चला, हमें पता चला उनकी वॉइसेस के बारे में, उनकी लिटरेरी ट्रेडिशंस के बारे में. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में क्योंकि दिस इज द हाई टाइम वी शुड डिस्कस कंक्लूजन. Understanding the canon of literature involves recognizing its historical context, key components, and the ongoing critical debate that shape its evolution. हमने ये सारी चीज़ों की बात करी है, right? The canon is not static. Canon is not static. It reflects the dynamic nature of literary studies and the ever-changing cultural landscape. So हमें ये भी पता चला कि टाइम के साथ चीज़ों को कैसे चेंज हुआ है. ठीक है, by examining the canon, students gain insight into the value and priorities of different periods and cultures, as well as the focuses that continue to influence literary scholarship today. The study of canon fosters a deeper appreciation of literary heritage and encourages critical engagement with texts across time and shape. So that is all for today. Thank you very much everyone to stay with me. और आप सभी को पता चल गया होगा दलित कैनन क्या है, अपार्ट दैट कैनन क्या है, वेस्टर्न कैनन क्या है, कौन कौन मेजर राइटर्स रह चुके हैं, किन के बारे में ज़्यादा बात करी जाती है इंग्लिश लिटरेचर से या अमेरिकन लिटरेचर से, क्या हमने पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस किए, क्या इन्फ्लुएंस नई जनरेशन को मिलता है, राइट. तो अभी आपको क्या लगता है कि कैनन क्या है, क्या उसकी एक एग्जैक्ट मीनिंग हो सकती है, तो कमेंट बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दलित कैनन और फेमिनिज्म कैनन. और ऑल्सो आप कमेंट कर सकते हैं क्या ये बात सही है कि दलित कैनन को लिखने के लिए एक दलित ही बेस्ट राइटर हो सकता है. So comment below what do you think about that. Also like the video, subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye.